नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। 3 दिन बाद मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक होगी। बैठक में संयोजक, एक एक सीट, एक एक कैंडिडेट, लोगो, झंडा, बहुत कुछ फाइनल होने वाला है। लेकिन दिक्कत यह भी है कि कई विपक्षी पार्टियां जो साथ साथ हैं वो राज्यों के चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। ऐसे में सवाल यह है, ऐसी दोस्ती से जनता में सोच में क्या असर पड़ेगा और हो सकता है कुछ नुकसान भी हो जाए। वहीं इन सब के बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि मायावती विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो उत्तर प्रदेश के सियासी गणित में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव में बीएसपी उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के साथ दूसरी बड़ी पार्टी थी। ऐसे में तीसरे बैठक में नए कौन सी पार्टियां होंगी, कौन कौन से मुद्दों पर फाइनल मोहर लगेगी, इन सब को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले कुछ राजनीतिक बयान सुनिए। हमको कुछ नहीं चाहिए व्यक्तिगत, हम तो चाहते हैं सबको एकजुट करना। हम तो शुरू से ना बोल देते, आप लोग कोई बोले वो सब कोई क्या बोलता उसे कोई मतलब नहीं। आप जा ही रहे हैं, उस दिन और भी इसको कई जगह का फाइनलाइज कुछ और पार्टियां भी ज्वाइन कर रही हैं, तो सब मिल करके कौन कौन कहाँ लड़ेगा, ये सब बात भी हम चाह रहे हैं कि जल्दी तय कर लें। इंडिया का जो लोगो है, सिंबल है, वो बहुत ही प्रेरणादायी है भारतवासियों के लिए। और उसका अनावरण 21 अगस्त को शाम को 7 बजे होगा, जब सभी नेतागण देश भर से मुंबई में आएंगे ग्रैंड हाउस होटल में। उस मीटिंग में उस लोगों का, उस सिंबल का अनावरण होगा और ये लोगों से, इंडिया के लोगों से देश की जनता को, युवाओं को एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। ये इंडिया है, ये भारत है और हमारे ऊपर वार करना या घाव घालना बहुत महंगा पड़ेगा। यही प्रेरणा ये हमारा लोगों देगा। क्योंकि इंडिया में क्या मायावती बीएसपी की एंट्री होने वाली है, जो सबसे बड़ा राजनीतिक प्रदेश है। जी हां, पूरे देश में सबसे बड़ा सियासी प्रदेश उत्तर प्रदेश है और यहां पर जिसने प्रचंड बढ़त बनाई, उस गठबंधन के लिए आगे की राह आसान हो जाती है। तो 2019 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में वोट प्रतिशत क्या रहा, किसको कितनी सीटें मिली, इसको समझिए। क्यों बीएसपी अगर इंडिया से जुड़ी तो खेल बड़ा हो सकता है। ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं आपको। जी हां, बीजेपी का परसेंट क्या था, 49.6% था बीजेपी के पास। बीएसपी के पास 19.3% था। एसपी के पास 18% वोट बैंक था, जबकि कांग्रेस के पास 6.5% के लगभग और आरएलडी 2% से नीचे में थी। यानी आप एक तरफ देखिए तो 49 का चंक बीजेपी के पास था, लेकिन 51 का चंक विपक्ष के पास था। अब सीटों में तब्दील कर देते हैं। बीजेपी 64+ सीटें थी, बीएसपी को 10 सीटें मिली थी, एसपी को 5 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट। इस चुनाव में एसपी और बीएसपी साथ लड़ी थी। ये इसलिए समझा रहे हैं 80 सीट का मामला है। जो इस 80 सीट पर अच्छे अलायंस के साथ, अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ उतरता है, उसके लिए दिल्ली की जो राह है बहुत आसान हो जाती है। हम बात करेंगे, हमारे साथ एक लंबा चौड़ा पॉलिटिकल पैनल होगा कि आखिर मुंबई में क्या होने वाला है, इंडिया क्या करने वाली है, नई पार्टीज कौन सी है जो आएंगी साथ में। सीधे अपने पैनल की तरफ चलेंगे। हम सीधे अपने पॉलिटिकल पैनल पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले देश का सवाल क्या है। देश का सवाल है, इंडिया से अगर बीएसपी जुड़ी तो कितना फर्क पड़ेगा, पहला। दूसरा, क्या यूपी में सीटों का बंटवारा आसानी से हो पाएगा, बहुत मुश्किल है ये सवाल। राज्यों में लड़ाई, केंद्र में भाई भाई से पब्लिक कंफ्यूजन क्या क्रिएट होगा। नीतीश ने ऐसा क्यों कहा, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, क्या नीतीश बाबू नाराज हैं, जैसे समझेंगे। हमारे साथ मनोज यादव जी ओखला स्टूडियो में, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं। दीपक झा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमसे जुड़ रहे हैं। विनय कुमार सिंह समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। डॉक्टर सीमा मलिक, प्रवक्ता एनसीपी की तरफ से हमारे साथ हैं और आनंद दुबे जी, प्रवक्ता शिवसेना की तरफ से हमारे साथ हैं। और अभिषेक तिवारी जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से भी जुड़ रहे हैं। मनोज जी, आपसे ही शुरू कर लेता हूं, क्योंकि मैंने यूपी का आंकड़ा आपको दिखाया कि जो आंकड़ा था, मान लीजिए 50% वोट बैंक 64-65 सीटों के साथ प्लस बीजेपी को मिला था, लेकिन 50% वोट बैंक जो था वो आपके खिलाफ में गया। उस वक्त कांग्रेस साथ में नहीं थी, आरएलडी, बीएसपी और सपा थी, सीटें उनको मिली, ऐसा नहीं था बिल्कुल वाइप आउट था। क्या ये फॉर्मिडेबल अलायंस है अगर मायावती इंडिया को ज्वाइन करती हैं तो?
देखिए रजत जी, एक एक करके मैं बताता हूँ। रजत जी, ये बिन दूल्हे की बारात है। जिस तरह आपने देखा होगा कि घर में जब दूल्हा होता है, एक मजबूत आदमी होता है, उसके बावजूद कभी फूफा नाराज हो जाता है, कभी फूफी नाराज हो जाती है, कभी मौसा नाराज हो जाता है, कभी मौसी नाराज हो जाती है, कभी मामा नाराज हो जाता है, कभी मामी नाराज हो जाती है। तो ये वही उसी तरह की चीजें चल रही है। कभी नीतीश कुमार जी नाराज हो जाते हैं, कभी शरद पवार जी कुछ बोलते हैं, कभी अरविंद केजरीवाल जी कुछ बोलते हैं, कभी मायावती जी कुछ बोलती हैं और कभी ममता बनर्जी जी कुछ बोलती है। अब मैं आता हूं तथ्यों पर। देखिए ऐसा है रजत जी, कुछ लोग अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे हैं, कुछ लोग अपनी आखिरी पारी खेल, नीतीश कुमार जी आखिरी पारी खेल रहे हैं, शरद पवार जी अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं अपने पुत्री को स्थापित करने के लिए। इसी तरह सोनिया गांधी जी अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए ये एक पारी खेल रहे हैं। अब देखिए, मैं यूपी की बात करता हूं। अगर 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, तो आपने देखा कि किस तरह से सपा को मात्र 5 सीटें मिली। 2019 में बुआ बबुआ साथ में लड़े, आरएलडी भी उनके साथ में लड़ी, और देखिए उनकी कितनी सीटें आई। 5 सीटें सपा को मिली, 10 सीटें बसपा को मिली, और आरएलडी 0 पे आउट हो गई। उससे पहले आपने देखा 2017 के अंदर किस तरह से यूपी के 2 लड़के साथ में लड़े थे, तो क्या असर हुआ था विधानसभा के अंदर। जहां तक आप कह रहे हैं यूपी इतना बड़ा राज्य है, तो कांग्रेस पार्टी उस समय पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, गठबंधन में नहीं थी। कांग्रेस पार्टी का जनाधार ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी अपनी 1 सीट बचा पाई। अब देखिए 1 सीट बचा पाई। अब मैं आता हूं महाराष्ट्र के ऊपर। महाराष्ट्र देखिए, शरद पवार जी के साथ में कांग्रेस पार्टी पिछली बार भी लड़ी थी, तो वो लोग तो साथ में गठबंधन बना करके लड़े थे। तो कितनी सीटें आई? कांग्रेस पार्टी को पिछली बार 1 सीट मिली थी और शरद पवार जी को 4 सीटें मिली थी। अब मैं आता हूं आपके बिहार पर। बिहार भी एक बड़ा राज्य है, 40 सीटें वहां से आती है। तो वहां पर क्या हुआ, 2014 के अंदर नीतीश बाबू इसी गठबंधन के साथ लड़े थे। तो नीतीश बाबू को कितनी सीटें मिली? मात्र 4 सीटें उनको मिली थी। और कांग्रेस पार्टी को कितनी सीट मिली? 1 सीट मिली थी। नहीं सॉरी, जेडीयू को 2 सीटें मिली थी, आरजेडी को 4 सीट मिली थी वहां पर, लालू प्रसाद जी की पार्टी को, और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली थी। उसके बाद में आइए दूसरी जगह आते हैं हम लोग, तमिलनाडु की तरफ चलते हैं, तो डीएमके के साथ में इनका गठबंधन है। और अगर बंगाल की तरफ जाए तो अघोषित इनका गठबंधन है। इसके अलावा आप देखिए, मध्य प्रदेश में हमारी इनसे सीधी फाइट है, राजस्थान में हमारी इनसे सीधी फाइट है, गुजरात में तो इनका कोई लेना देना नहीं है, मतलब आपको कहना है कि हमारी सीधी फाइट है, जनाधार नहीं है, तो इसलिए आपको कहना है कि कोई बेस नहीं है, इसलिए वोट बैंक नहीं। ये गठबंधन केवल और केवल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। और मैं एक बात और बोल दूं, अगर मैं अब सब नहीं बोलना चाहता हूं, अगर गाय के गोबर के ऊपर अगर सिल्वर की कोटिंग कर दी जाए या गोल्ड की कोटिंग कर दी जाए तो गोल्ड नहीं हो जाता। यानी इनका डीएनए वही है, वही पुराना यूपी है जो घपले घोटाले पॉलिसी में शामिल था, जिसने देश को मैं थोड़ा का काम किया। शब्दों पे थोड़ा ध्यान आ रहा हूं मनोज यार, एक मिनट एक बार आप कांग्रेस से काउंटर ले लेते हैं। दीपक जी, बीजेपी कह रही है कि साहब इस अलायंस से कुछ होगा नहीं, पहले भी अलायंस हो चुका है। कहा सब लोग अपनी अपनी दुकान देखना चाहते हैं, राजनीति वाली दुकान। कहा अपने आप को बचाने के लिए अलायंस पार्टनर सब एक आ रहे हैं। उस पर आपकी टिप्पणी, और जो खबरें कि मायावती जी आ सकती है इंडिया अलायंस पर, उस पर आपकी प्रतिक्रिया दीपक जी। रजत भाई, सबसे पहले तो आज भाजपा जो गौ सेवा गौ रक्षक करती है अपने आप को, आज बेनकाब हो गई। गाय के गोबर को इन्होंने अपवित्र कह दिया। हम तो कहते हैं अगर हम गाय का गोबर भी है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गाय का गोबर सुनिए, गाय के गोबर से सब जानते हैं गणेश बनती है। सुनिए, इनको चुप कराइए प्लीज। मनोज जी, एक बार कंप्लीट कर लीजिए। जब हम पूजा करते हैं तो गाय के गोबर को गौरी और गणेश करके स्थापित किया जाता है, करते हैं गाय के गोबर से। जब गाय के गोबर से जिस तरह से एनर्जी बनाने का, मनोज जी एक बार देखिए, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। मैं मनोज जी एक बार उनको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि 6 प्रवक्ता है हमारे पास, आप ही को जवाब देना है। अगर आप लोग आपस में उलझ जाएंगे तो जो बाकी प्रवक्ता है उनका वक्त घटेगा। एक बार उनको कंप्लीट कर लीजिए। दीपक कंप्लीट करिए। रजत भाई, गाय के गोबर से हम गौरी और गणेश बनाकर गाय उसकी पूजा करते हैं और मानते हैं कि साक्षात गणेश भगवान और मां पार्वती एक साथ आ चुके। उसी गोबर का इन्होंने गोबर का और गाय का और हिंदू धर्म का पूरे देश में अपमानित कर दिया, भारतीय संस्कृति का अपमान कर दिया भाजपा प्रवक्ता ने, और इनकी गौ सेवा और बेनकाब हो गई। रही बात इंडिया की, जब हम करते हैं इंडिया जीतेगा, इंडिया के लोग जिताएंगे और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ये रहती बात जनाधार की करते हैं। जनाधार इनका कहाँ पे है? मोदी जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे और 51,000 नौकरी दे रहे हैं, वो भी एहसान कर रहे हैं और दिखाते कि लो जी हम आपको प्रमाण पत्र दे रहे हैं। तो मोदी जी 120 महीने होने वाले हैं। अब इन्होंने मांगा कितना था? 60 महीने। 60 महीने का प्लस 60 महीना कर दीजिए, 120 महीने। 120 महीने में इन्होंने क्या किया? डीजल पेट्रोल भी 120 रुपए की। एक मिनट दीपक जी,
ठीक है तो ठीक है, कहने का आरोप मतलब प्रत्यारोप। जनता उन जो मुद्दों पे सवाल बात मैंने कर रही है, मायावती जनता चेहरे की बात नहीं करती। और बसपा पर पूछा है कि वो इंडिया अलायंस में आता है तो देखिए- फर्क क्या पड़ेगा, उस पर आपका जवाब फिर मुझे सीमा मलिक जी के पास जाना है। बहुत बढ़िया। देखिए देखिए मायावती हैं, हम तो सबका स्वागत करते हैं, हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं। हम सभी के साथ सभी दलों का स्वागत करेंगे, चाहे वो मायावती जी हो चाहे कोई भी दल हो, हम सबका स्वागत करने के लिए तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी समझना पड़ेगा, भाजपा डरी हुई है, भाजपा मुद्दों पे बात नहीं करती, भाजपा ठीक है, इंडिया आ को रहा हूं तोड़ना सीमा चाहती है, मलिक जी के पास, इंडिया के लोगों को क्योंकि ये डराना चाहती है, बैठक इसलिए मुंबई में इंडिया हो रही से है। भाजपा लड़ रही आनंद है। दुबे जी भी हमारे साथ हैं, शिवसेना का पक्ष रखें। सीमा जी पहले आपके पास। सीमा जी ठीक है, नया झंडा होगा, अलायंस की घोषणा हो सकती है, कैसे होगा, कमिटीज बनाई जाएगी, एक नया सिंबल भी हो सकता है आ गया है, लेकिन एक मुश्किल मीटिंग है ये मुंबई की, और शायद विपक्षी एकता के लिए निर्णायक भी। ऐसे में मेरा सवाल यही होगा कि एक तरफ जहां बीजेपी इंटैक्ट है, वहीं दूसरी तरफ देखिए शिवसेना का एक खेमा बीजेपी के साथ है, आपकी अपनी पार्टी एनसीपी का एक खेमा बीजेपी के पास है, तो ये कई सारे क्वेश्चन मार्क लगाता है अलायंस के ऊपर और उसके फ्यूचर के ऊपर। देखिए, ये हमारे अलायंस पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता। कुछ लोगों के वहाँ पर जाने से कुछ नहीं होता। ये इनका इनफैक्ट इनके लिए एक चिंता का विषय है कि इन लोगों को ये कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे ये इनकी सीट शेयर करेंगे। और अभी देखिए आप चीफ मिनिस्टर के लिए झगड़ा शुरू हो चुका है, तो ये हमारा हेडेक नहीं है, ये हेडेक इनका है एक्चुअली। हम लोग इनफैक्ट हम लोग इंटैक्ट हैं, वी आर ऑल टुगेदर, एंड कुछ एमएलएस के वहाँ पर जाने से कुछ फ़र्क हम लोग को नहीं पड़ता है। एक उन्होंने अलग राह चुनी है, तो एक डिफेक्शन का देखिए अभी शिवसेना का भी आना ही है निर्णय, सबको ही पता है। तो देखिए हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये हेडेक इनका है। अब इनका चीफ मिनिस्टर के लिए लड़ाई शुरू हो चुकी है, कितने लोगों को ये टिकट देंगे, कैसे देंगे, ये एक इनका सरदर्द है, ये हमारा सरदर्द नहीं है। ये सरदर्द इन्होंने खुद ही मोल लिया है। तो ये एक इन्होंने देखिए हम लोग को कुछ इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वी आर ऑल टुगेदर। और एक बहुत पॉजिटिव मीटिंग होने वाली है वहाँ पर, और जिसपे कि हम लोग एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे एक 11 सदस्यीय समिति पे, और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उन पे हम लोग करेंगे, मतलब जो भी ठीक है, चर्चा करनी है। ठीक है, आ रहा whether it is a हूं। उद्धव sharing ठाकरे or साहब anything। होस्ट तो, हैं इस बार, आ रहा हूँ सीमा जी, एक बार आना दुबई के पास। और ठाकरे साहब देखिए, होस्ट लोग हैं, एक लगातार वाटर मुंबई में बॉटलिंग मीटिंग्स करना चल रही केवल, हैं, और अब कैसे कहाँ डिबेट जा रहा है, कहाँ आप गोबर पे पहुंच गए। तो हमारे पहले प्रवक्ता ने बहुत अच्छे से बता ही दिया इनको कि एक बड़ी पवित्र चीज को कितने ये लोग इन चीजों मनोज जी, पे विश्वास आपकी करते जो हैं। बात है इनकी उस पर sentences विपक्ष को में थोड़ा इनके गोबर वाली बात पर बिल्कुल, एतराज है। मैं बिल्कुल, आऊंगा मनोज जी, आऊंगा, एक मिनट, एक बार कंप्लीट कर बिल्कुल, पहले। ठीक है, पता चल जाता है कि किस मैं तरह आपका का सवाल ढोंग उठा देता करते हूँ, हैं ये मनोज लोग। जी के सामने उठाता हूँ, केवल मनोज जी से भी जवाब अगर मिलूंगा। एक बार इनकी आनंद भावना दुबे जी के क्या है पास जाना उसके बारे है। में आनंद ये दुबे भी जी, पता क्योंकि चलेगा। उद्धव ठाकरे जी होस्ट है, इसलिए संभालना भी आप ही को पड़ेगा। पूरा विपक्ष एक तरीके से वहां बैठा होगा, कई सारे चैलेंजेस हैं, और मुझे जो लगता है देखते हुए कि सबसे बड़ा जो चैलेंज है, ना वो कन्वीनर का है, ना वो लोकसभा सीट्स का है, वो सब बहुत बात की बात है। सबसे बड़ा चैलेंज आज के दिन इस मुंबई बैठक में कोई है तो वो 5 राज्यों के चुनाव है कि क्या 5 राज्यों में इंडिया अलायंस साथ साथ होंगे। क्या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में अरविंद केजरीवाल लड़ेंगे? क्या समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में अपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर रही है, वो क्या होगा? सबसे बड़ा जो आपका ये चैलेंज या बैरिकेड है वो ये 5 राज्यों के चुनाव है, उसमें आपकी एकता कैसे दिखेगी? रजत जी नमस्ते। नमस्कार। देखिए, ये जो इंडिया गठबंधन बना है ये 5 राज्यों के चुनावों को देखकर नहीं बना है। ये बना है 2024 में नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी को कैसे हराया जाए उसके लिए बना है। एक मजबूत विपक्ष कैसे एक साथ एक मंच पे आए, अलग अलग विचारधारा होते हुए भी भाजपा को कैसे रोके, उसके लिए बना है। पहले कुछ लोग कहते थे कि भाई ये सब तो इकट्ठे ही नहीं आ सकते, तो 2 बड़े प्रयास हुए, एक पटना में, एक बेंगलुरु में, कि हम इकट्ठे आ गए। अब जो तीसरा प्रयास है, आप देखिएगा कि जो 26 है ये बढ़ेंगे, ये घटेंगे नहीं, और उल्टे जो उनके पास 38 है उसमें से कुछ न कुछ जरूर आने वाले दिनों में घटेंगे। तो जिस प्रकार सी वोटर्स का सर्वे आ रहा है और भी लोगों के सर्वे आ रहे हैं, और उसमें जो बढ़ोतरी दिखाई गई है इंडिया को, हम समझते हैं कि हमारी जीत की स्टार्टिंग हो गई है। क्योंकि कुछ लोग तो यहाँ तक कहते थे कि अब की बार 400 पार, अब की बार 300 पार। उन्हें मजबूर होना पड़ा है कि अब वो 305, 306, 310 के करीब पहुंचे हैं।
मुझे या हमारी पार्टी को उम्मीद है, हमारे गठबंधन को उम्मीद है कि जैसे जैसे समय बीतेगा और जनता को हम समझा पाने में सफल होंगे, आप देखिएगा कि ये 306, 305, ये 205, 210 तक सिमट जाएगा जो एनडीए है। तो कहीं न कहीं हम समझते हैं कि छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव, ये बहुत बड़ा संकट का मुद्दा इस बैठक में नहीं होगा। हमारे बहुत सारे विषय हैं, कैसे एक दूसरे का समन्वय बने, कैसे अलग अलग ठीक पार्टियों है, की मतलब आपका कहना है कि विचारधारा राज्यों होते से हुए भी- ऊपर इंडिया अलायंस को जी, मानिए। जी, ठीक है, मैं जी, आता हूं। जी, जी, जी। हमारे साथ विनय कुमार सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। विनय जी, जो चर्चा है वो सबसे बड़ी चर्चा आज के दिन जो राजनीतिक है कि क्या मायावती जी अलायंस आएंगी तो किस शर्त पर आएंगी? क्या वो 40 सीटें मांग रही हैं? बड़े दल आप हैं, क्या आप 40 देने को तैयार हैं? आप लोग पहले भी अलायंस कर चुके हैं, पिछली बार 19 में बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ था। तो आपसे मेरा सवाल है मायावती जी के रोल को लेकर, और क्या उससे आपको फायदा मिलेगा यूपी के अंदर? देखिए, अगर सभी लोग एक साथ आते हैं, ये तो समाजवादी पार्टी ने बार बार कहा है कि सारे लोग मिलकर के एक साथ आए, और हमने तो बार बार बड़े दिन दिखाया है, और चाहे बहन जी से गठबंधन रहा हो, कांग्रेस से रहा हो, तो हमने गठबंधन के धर्म को हमेशा पालन किया है। और जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्थान है जहां से इस कारवां को हरी झंडी बिना उत्तर प्रदेश के दिखाए किसी की सरकार बन नहीं सकती। और उत्तर प्रदेश के अंदर अभी आपको बता दें, और इसका आगाज होने भी जा रहा है, घोसी एक उपचुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रही है। शायद हो सके तो 8 तारीख को देखिएगा, जमानत भी बीजेपी की जब्त हो जाए। तो इस जीत की आगाज हम घोसी उपचुनाव से कर रहे हैं, और जितने लोग भी आते हैं हम सबका स्वागत करते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। और रही बात एनडीए की, तो एनडीए का सबको मालूम है कि एनडीए क्या है। हिंदुस्तान आता है कि इंडिया जीते, न कि नेशनल डीलर ऑफ अडानी एक समूह है जो कुछ लोगों का वो जीते। और जो उनका 38 या 37 लोगों का गठबंधन है, वो आप भी निकालेंगे, अगर उसको अलग अलग देखेंगे तो कैसे लोग हैं उसमें। वो सिंधे जी है जिनका न कोई जनाधार है, मतलब समाजवादी न कोई पार्टी विजन है, वो स्वागत कर रही है। करके- अगर बहन जी आती है इंडिया अलायंस में तो आपका कहना है स्वागत है उनका। ठीक है, हमारे साथ अभिषेक तिवारी जी है, आम आदमी पार्टी की तरफ से। बिल्कुल। अभिषेक, जो सवाल मैंने पूछा था, हालांकि आनंद दुबे जी ने साफ मना कर दिया, शिवसेना का पक्ष रखने के लिए थे, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, राजनीतिक तौर पर आप मान लीजिए 31 तारीख को पहुंच गए हयात होटल जहां ये बैठक होनी है, 2 दिन तक ये बैठक चलेगी। अब आप बैठे हैं, सामने कांग्रेस के नेता बैठे हैं और बातचीत हो रही है, तो साहब कांग्रेस भी ये पूछेगी कि आप यहां आए किस लिए? आप छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के खिलाफ कैंपेन करेंगे, राजस्थान में करेंगे, मध्य प्रदेश में करेंगे, तो कैसे साथ में बैठेंगे? ये थोड़ा समझाइए तिवारी जी। रजत भाई, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आनंद भाई ने जैसे पहले भी कहा कि जो ये इंडिया गठबंधन है, ये 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये गठबंधन किया गया है। एक ऐसा ये इंडिया गठबंधन है जो पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत को एक नया दिशा और दफा देने जा रहा है। जब से ये गठबंधन हुआ, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के टॉप के लीडरशिप से लेकर के छोटे से कार्यकर्ता तक सबके पेट में दर्द होने लग गया कि आखिर ये गठबंधन क्या हुआ। जो इंडिया गठबंधन ये पूरा एक समूचा हिंदुस्तान है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, पश्चिम बंगाल से लेकर के महाराष्ट्र तक और दिल्ली से लेकर के पंजाब तक। एक ऐसा दल है जो हिंदुस्तान को एक तरक्की देना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान के संविधान को बचाना चाहते हैं, जो तानाशाही से लड़ना चाहते हैं, जो संघीय ढांचे को बचाना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान की खूबसूरती है, जिस हिंदुस्तान को पूरे दुनिया में वहां के लोकतंत्र के बारे में जाना जाता है, जनतंत्र के नाम से जाना जाता है। मेरा सप्लीमेंट्री है, मतलब आपका कहना है कि ये जो 5 राज्यों के चुनाव है, इसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने लड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं। मेरा कहना है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है हमारा वैचारिक मतभेद है। आज सवाल है कि जब इंडिया का गठबंधन हुआ है, जो हमारा एक नया सरकार बनने 2024 में जा रहा है, तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जो हम लोग सब लोग इकट्ठे हुए हैं, हमारा मकसद है कि हिंदुस्तान के हर बेरोजगार जितने भी युवा हैं, सबको नौकरियां मिले। ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गया। बहुत पॉलिटिकली बहुत कन्विंसिंग मुझे पॉइंट आपका नहीं लगा। एक बार दीपक झा जी को जोड़ेंगे। दीपक जी, जो बात शिवसेना कह रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है, बड़े दल आप हैं, आपसे ही समझना चाहूंगा, ये वैसी ही स्थिति होगी कि जैसे केरल में आप आमने सामने लेफ्ट से लड़ाई कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल में अलायंस कर रहे हैं,
ममता दीदी के साथ दिल्ली में बैठे हैं, वहां लेफ्ट से अलायंस कर रहे हैं और ममता दीदी से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कुछ वैसी स्थिति है अगर 5 राज्यों में आप लोग साथ नहीं होते तो। दीपक जी देखिए रजत भाई, हमारे अध्यक्ष श्री खगे जी ने पहले भी कहा है, बड़ी कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं। बड़ी पार्टी का बड़ा कर्तव्य बनता है, बड़ा दिल होना चाहिए। तो हमारा बड़ा दिल है, इस देश के लिए हमने पहले भी कुर्बानी दी है, आज भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। दूसरी बात मैं कहूंगा, क्या आपने कभी 38 दलों के गठबंधन को सवाल किया? क्या आपने 38 दलों के गठबंधन से कहा मोदी जी अकेले लड़ेंगे, 38 दलों के गठबंधन के साथ लड़ेंगे? क्या कभी आपने उनसे सवाल किया कि भाई जब आप अकेले जीतने में सक्षम है तो 38 दलों का गठबंधन क्यों कर रहे हैं? आप क्यों छोटे? तो मैं वही कह रहा हूं, देश के विकास के लिए, देश के हित के लिए, देश के मुद्दों के लिए मोदी जी से सवाल करने के लिए जो जनता के साथ खड़ा है वो इंडिया के साथ खड़ा है, वो इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है। हमने पहले भी कहा है कि हम बड़ा दिल दिखाएंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे और देश में विकास की नई धारा को आगे बढ़ाएंगे। और दूसरी बात, आप मोदी जी से सवाल करिए ना भाई, हम तो गठबंधन है, इंडिया है, गठबंधन है, इंडिया सवाल करता है। मोदी जी, हम उन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। मुझे मोदी जी से बहुत प्यार है, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इस जो गोबर प्रवक्ता भाजपा के बैठे हुए यहाँ पे गाय के गोबर से नफरत करते हैं, गाय की पूजा करना चाहते हैं, लेकिन गाय के गोबर से नफरत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने निवास में गाय पालते हैं और इनको गाय के गोबर से नफरत है। तो गोबर छाप प्रवक्ता भैंस के गोबर हो सकते हैं, मुझे तो गौ माता से अत्यंत प्रेम है और मैं गाय की माता को प्रणाम करता हूँ। गाँव में जाते हैं, देखिए अभी सीमा जी ने भी कहा था, सीनियर प्रवक्ता है आपके, इंडिया अलायंस की पार्टनर है। दीपक जी अभी सीमा मलिक जी हमारे साथ थी, उन्होंने भी यही बात कही, कहा आप इस डिबेट को गोबर की तरफ मोड़ेंगे आप तो कुछ निकल के नहीं आएगा। वो आपके अलायंस पार्टनर भी और हमसे आपसे सीनियर भी है सीमा जी, तो कम से कम मेरी बात मत मानिए, सीमा मलिक जी की बात मान लीजिए। ठीक है, आ रहा हूं मनोज जी, आ रहा हूं मनोज जी। ये अलायंस के 4-5 सवाल है, मैं आपको कह देता हूं। पहला, 38 दल की जरूरत बीजेपी को क्यों पड़ी? दूसरी, घोसी उपचुनाव में जो रिजल्ट आएंगे वो बता देंगे कि आखिर भविष्य अलायंसेस का क्या है, क्या एनडीए परेशान है। और एक प्रवक्ता ने यहां तक कहा कि साहब पहले तो आप कह रहे थे 400 पार है, 350 पार है, वो नीचे 300 तक आप क्यों आ गए? और क्या ये जो अलायंस है वो बढ़ रहा है, लोग इससे ज्यादा जुड़ रहे हैं? मनोज जी। दीपक, रजत जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की राजनीति में पहले भी विश्वास रखती थी। आपने ध्यान में दिया होगा कि जिस तरह से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार क्यों बौखला रहे हैं। अभिषेक देखिए, जब आप बोल रहे थे तो मनोज बीच में नहीं बोले थे। एक अकेला सब पर भारी हो गया, 7 लोग बौखला रहे हैं। मुझे एक अकेला सब पर भारी, 7 लोग हैं आप लोग इंडिया के, 6 से 7 लोग प्रवक्ता यहाँ पर, तो उस पर भी भारी हो रहा हूँ। सवाल नहीं, जवाब नहीं जानना चाह रहे हो, बड़े अद्भुत बात है। ये देखिए कैसे बिलबिलाने लगे हैं। अरे एक अकेला सब पर भारी, 6 लोग 7 लोग बैठे हुए इंडिया के। मनोज जी, अभिषेक जी, मेरा बहुत विनम्र निवेदन, आपका पूरा समय था, कोई बीच में नहीं बोला, और बहुत अच्छा लगेगा कि मैं एक साथ 4 लोगों से कह दूं बोलना शुरू कर दीजिए, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। 4-5 सवाल थे, सबने उठाए, एक बार मनोज जी उसका जवाब दे दें, उसके बाद मैं आ जाऊंगा बारी बारी से आपके पास। मनोज जी पूरा करें। रजत जी देखिए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय भी हमने गठबंधन की सरकार चलाई और उस समय आपको ध्यान में होगा पंचमढ़ी में इन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया, फिर एकला चलो की बात 2007 में गई सोनिया गांधी जी ने, और अब इनकी हालत ये हो गई, इतनी हालत पतली हो गई कि आम आदमी पार्टी एक लोकसभा सांसद है, उनके सामने उनको झुकना पड़ता है, नतमस्तक होना पड़ता है। तो समझ में आता है कांग्रेस पार्टी की हैसियत क्या रह गई इस देश के अंदर, पूरा देश जान गया है। दूसरा विषय, ऐसे राहुल गांधी जी है जिनको 14 बार रीटेक कर चुके, रिलॉन्च करने का प्रयास कर चुके हैं, आज तक रिलॉन्च तो हो नहीं पाए, तो कांग्रेस पार्टी को नतमस्तक होकर के इंडिया गठबंधन की तरफ बढ़ना पड़ा है। तीसरी बात, आपको ध्यान में होगा कि जब 77 की बात करते हैं, जनता पार्टी की बात करते हैं, तो उस समय जेपी जी का एक बड़ा चेहरा था। जेपी जी का बड़ा चेहरा होने के कारण उनकी एक आवाज पर पूरा हिंदुस्तान एक हो गया था, लेकिन इनमें से कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं है जो बड़ा चेहरा हो। सब अपने बेटे को, अपने बेटियों को, अपनी पार्टी के अस्तित्व को, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचारों को छुपाने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए गठबंधन बना रहे हैं। अब आते हैं शिवसेना के ऊपर।
शिवसेना पे आते हैं। ये बोल रहे थे हम बहुत बड़े हिंदू धर्म के हितैषी हैं। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि पहला संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। बाटला इनकाउंटर पे ये आंसू बहाने वाले लोग हैं। राम मंदिर का विरोध करने वाले लोग हैं। पालघर में साधुओं की हत्या होती है, पालघर में साधुओं की हत्या होती है तो आनंद यार दही जम जाता है। तो ये कितने बड़े साधुओं के, हिंदुओं के हितैषी पूरा देश जानता है। आनंद दुबे जी एक बार रिप्लाई कर दीजिए। देखिए सीधा आरोप शिवसेना पर। आनंद दुबे जी रिप्लाई। शिवसेना एक छोटे से एक एरिया के अंदर, स्पेसिफिक एरिया में, मुंबई वाले एरिया तक सीमित है। शिवसेना का बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं है। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, आम आदमी पार्टी से तो मैं पूछना चाहता हूं, गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। अरे कैसा बेमेल गठबंधन है भाई। कहेंगे कि विधानसभा में हम तुम्हारे को गाली देंगे, तुम भ्रष्टाचारी हो, तुमने पाठशालाएं नहीं बनवाए, स्कूल नहीं बनवाए, यहां पर भ्रष्टाचार चरम पर है, और फिर बोल रहे हैं ये जो गठबंधन है ये हमारा 2024 का गठबंधन है, हमारा लोकसभा को लेकर के गठबंधन है। समाजवादी पार्टी का हमने देखा कि बुआ बाबा का भी गठबंधन बना, और इन्होंने 2 यूपी के 2 लड़कों का गठबंधन बना, तो वहां पर क्या असर हुआ। जहां तक अब सवाल है एनसीपी का, तो एनसीपी ऐसे बड़े चाणक्य है शरद पवार जी, इतने बड़े देश के चाणक्य अपना घर तो बचा नहीं पा रहे हैं, अपना पार्टी को तो बचा नहीं पाए हैं। वो बोल रहे हैं कि नहीं हम मोदी जी से टक्कर लेने वाले हैं, हम मोदी जी से टक्कर लेने वाले हैं। एक मिनट मनोज भाई, कैसा गठबंधन है? आनंद दुबे जी क्या शिवसेना और केवल मनोज जी अभी जवाब भ्रष्टाचारियों का, तुष्टिकरण वालों का, ठगबंधन करने वालों का, परिवारवादियों का। बीजेपी कह रही है कि मुंबई के बाहर कोई हैसियत ही नहीं शिवसेना की। मनोज जी एक मिनट गठबंधन है, आ रहा हूं, ठीक है, मैंने पॉइंट ले लिया, हो चुकी है, जिनकी पॉइंट ले लिया मनोज जी, पॉइंट ले लिया। पांचों के जवाब आपने दे दिए। अब जरा पांचों से एक नाम को रिप्लाई ले दीजिए। आ रहा हूं मनोज जी, आ रहा हूं। आनंद दुबे जी 40 सेकंड में, क्या मुंबई से बाहर शिवसेना की हैसियत नहीं है? रजत जी, मनोज जी अभी धारा प्रवाह बोल रहे थे, मुझे खाली 1 मिनट का समय देना। राजनीति में हमारे आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इतनी संभावनाएं रखिए कि कभी नजर मिला के बात कर सको। आपको तब ज्ञान नहीं आता जब आपने धारा 370 हटाया तो शिवसेना ने आपका सपोर्ट किया। आपको तब ध्यान नहीं आता जब आपने राष्ट्रपति चुनाव में आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन दिया, हमने आपका साथ दिया। आप राम मंदिर वाले प्रश्न पर शिवसेना को कटघरे में खड़े करते समय आपको शर्म नहीं आती? जिस राम मंदिर का जन आंदोलन सबसे बड़ा हमारा था, जब बार बार राम के अस्तित्व को नकारते थे, बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा करा रही होगी। रजत जी सेना के शेर बनकर के, मनोज जी एक बार कंप्लीट कर लीजिए ना उनको। सोनिया जी की, आनंद जी आप बोलिए, आपकी आवाज जाएगी, आप बोलिए दुबे जी। रजत जी बोलिए। आपको शर्म आनी चाहिए, फायदा लेंगे आपको तो आपको मुझे मिलाने में आपको शर्म आती होगी। मोदी जी के बड़े बड़े कटआउट लगा करके किस तरह से आपको बहुमत मिला, आपने देखा 160 से ज्यादा के लिए कांग्रेस पार्टी की गोदी में जाकर के बैठ गए, गिरफ्तार किया, उन पर मुकदमे चल रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा रही है। इनको शर्म नहीं आती हम पर आरोप लगाते हुए, और ये बात करते हैं शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों की। आ रहा हूं बात करते हैं। आनंद जी ठीक है, आ रहा हूं। एक बार सीमा मलिक जी को जोड़ ले। सीमा जी देखिए वही बात आ गई जो बीजेपी उठा रही है कि पार्टी का क्या अस्तित्व है। पवार साहब नेता है, अजीत पवार साहब नेता है, बीजेपी के साथ है, इंडिया अलायंस में, वही क्लियर नहीं है किस बात का अलायंस और कौन अलायंस कर रहा है, पार्टी कौन है इस वक्त। बीजेपी का आरोप। सीमा जी पार्टी देखिए कौन है ये सबको पता है, और माननीय शरद पवार जी का इस राष्ट्र में, इस देश में क्या कद है ये भी सबको पता है। तो एक प्रवक्ता के कहने से कुछ नहीं होता। इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो खुद पवार साहब के बारे में कितना हाई बोलते हैं, यहाँ तक कि वो ये भी कह चुके हैं कि वो मेरे गुरु हैं। तो ये बातों को शायद इनके प्रवक्ताओं को ध्यान रखना चाहिए, ये सब बोलते हुए कि वो अपनी पार्टी नहीं बचा पाए या जो भी। तो उनके बारे में मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं कि उनका कद क्या है। ही इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर ऑफ दिस कंट्री। तो मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की इसमें कोई ज़रूरत है नहीं। और जहाँ तक देखें इनकी जो बातें हैं वही रटी रटाई, अल्टीमेटली ये पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन पे चले जाते हैं कि आप हिंदुत्व में बिलीव करते हैं कि नहीं, आप इसमें करते हैं कि नहीं। आप देखिए एक बोलते हैं कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं और हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, पर कभी भी ये जो एक गैप है बिटवीन द रिच एंड पुअर उसकी बात नहीं करते। कभी ये बात नहीं करते कि पर कैपिटा इनकम कितनी है इस देश की, कभी ये बात नहीं करते कि परचेजिंग पावर कितनी है हमारे देश की। तो ये चीज़ें लोगों को आज समझ में आती हैं। काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं जिनको ये सब चीज़ें, अगर आप इनसे बात करिए मणिपुर की, कोई जवाब नहीं होता। पुलवामा की बात
करिए कोई जवाब आ रहा नहीं हूं, दीपक होता, जी आ रहा हूं। चाइनीज एग्रेशन की बात रजत जी, करिए कोई मणिपुर जवाब पे तो ये नहीं है, लोग गायब हो फार्मर्स की आज क्या रजत पोजीशन भाई, है इस मुझे- कंट्री में, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, कोई एक मिनट आ रहा हूं, जवाब ठीक नहीं है, है अभी। आ रहा हूं सर, आ अभी रहा हूं। एक नदारद रहे। झूठ बोलने आ रहा वाली हूं। सरकार है, इनके ठीक आप है, स्टेटमेंट सुनिए आप। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो ये मुद्दे झूठ हैं बोल उस के पर आप- बीजेपी डिबेट नहीं करती, उस पर बीजेपी बात नहीं करती, आप क्या आ रहा हूं? देखिए, एक बार इनके विनय कुमार आप- सिंह जी के पास जाना है, समाजवादी पार्टी। सांत्वना देने से कुछ विनय, होगा नहीं, क्या इसमें सीट्स को केवल आप लेकर हिंदुत्व पे आ रहा हूं, आप सीमा, मैं पॉइंट ले लिया, मैं मनोज जी से पूछता हूं। मनोज भाई एक मिनट आ रहा हूं, एक बार विनय जी के पास जाना है। विनय जी, क्या 40 सीटें समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को देने के लिए तैयार है? मेरा सीधा सवाल है आपसे, क्या सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है यूपी में बहन जी के लिए? देखिए रजत जी, जब ये बात आगे बढ़ेगी, बहन जी बात करेगी तो शीर्ष नेतृत्व अपने आप बात करेगा, और सबकी बातें हो रही है, जैसे सब लोगों से बातें हुई है उनसे भी होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी गोबर छाप जो है प्रवक्ता बैठ जाते हैं झूठ की पाठशाला के, हमारे ख्याल से इनका एडमिशन भी झूठ की पाठशाला में नहीं हुआ आप तो होगा। सेफई की पाठशाला से आते हैं, एक एक परिवार की पाठशाला से आते हैं, परिवार के 10 लोग आपको ट्यूशन देते हैं, इससे ऊपर आपकी सोच जाएगी नहीं। सैफई गांव से बाहर नहीं निकल पाएंगे आप, सैफई गांव से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे आप। अपने यहाँ का परिवारवाद तो देख लो, भैंस के गोबर बीच में ना बोले। इसीलिए आपकी पार्टी के सांसद का परिवारवाद देखिए चंद्रयान पहले। का विरोध करेंगे। ठीक है, अभिषेक, दीपक जी आ रहा हूं, एक मिनट में, एक बार अभिषेक के पास भी। अभिषेक, क्या आप चाहते हैं कि ये जो इंडिया अलायंस की मीटिंग हो मुंबई के अंदर, उसमें इस पर भी बात हो कि कांग्रेस पार्टी, दीपक जी ने कहा कि जैसा खड़गे जी ने कहा था कि हम कॉम्प्रोमाइज करने को, स्पेस देने को तैयार है, क्या आम आदमी पार्टी विलिंग है कि जिन राज्यों में चुनाव है जहां आप कैंपेन कर रहे हो वहां भी आपका सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला हो, कुछ सीटें आपको ऑफर हो और आप साथ में लड़ो? अभिषेक तिवारी जी। मैं पहले मनोज जी के प्रश्नों का जवाब दे देता हूं, फिर आपके प्रश्नों का जवाब दे दूंगा। मनोज जी भी आम आदमी पार्टी पे टिप्पणी कर रहे थे, मैं आपको एक लाइन में गठबंधन के बारे में बता दूं। इंडिया और एनडीए में जो फर्क है, जो हिंदुस्तान के लोग आज हैं वो राष्ट्र प्यार करते हैं, राष्ट्र को मोहब्बत करते हैं, राष्ट्र से प्यार करते हैं। जो एनडीए की बात कर रहे हैं वो एनडीए विरोधी लोग हैं, इंडिया विरोधी लोग हैं, हिंदुस्तान से विरोध करते हैं। नंबर 1, नंबर 2, मैं क्यों कहता हूँ ये वो आप कितना देश से प्यार करते हैं? आप तो कहते थे सोनिया गांधी जी चोर है, सीबीआई को कार्रवाई करनी चाहिए, लालू प्रसाद यादव चोर है, चारा चोर है, और आप कहते थे कि हम तो पवित्र हैं, ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है। दो आपके मंत्री जेल के अंदर, जेल में है, आज तक बेल नहीं करा पा रहे हैं। शराब घोटाले में अंदर बैठे हुए आपके शिक्षा मंत्री। तो अद्भुत है आपका चरित्र, तो ऐसा चरित्र, ऐसा राजनीति में चरित्र तो मुझे लग रहा है देखने को ही नहीं मिला आज तक। भारतीय इतिहास की एक ऐसी अनूठी पार्टी जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा लेकर के आई थी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लेकर के आई थी, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ लेकर के आई थी, इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लेकर के आई थी, डीके शिव कुमार को चोर बोलती थी, भ्रष्ट बोलती थी, और शरद पवार को भ्रष्ट बोलती थी। आज उन्हीं की गोदी में जाकर के बैठ गए हैं। तो दिखता है आपका चाल चेहरा चरित्र पूरा हिंदुस्तान जान रहा है कि कितने कट्टर ईमानदार है केजरीवाल, कितने बड़े, कितने ठीक है, बड़े। आ रहा हूं, एक बार दीपक झा को भी जोड़ लो इस बार। ठीक है मनोज भाई, एक मिनट, जब दीपक जी को जोड़ लो, आ रहा हूं, अभिषेक तिवारी जा रहा हूं। दीपक जी, बहुत कठिन रास्ता है अलायंस का। अब तक देखिए कन्वेनर पर कोई बातचीत नहीं हो पाई है। अब नीतीश कुमार जी माना जा रहा है नाराज है, वो कह रहे हैं कि नहीं साहब मुझको कुछ नहीं चाहिए, जबकि जो सूत्रधार थे विपक्षी दल, मनोज जी एक मिनट रुक जाइएगा प्लीज, कैसे साथ लाया जाए? ये नीतीश कुमार जी गए हर राज्य में, विपक्ष के नेताओं से मिले, मुलाकात करी, तब यहां पर लाके बैठाया, उन्हीं को कन्वीनर घोषित नहीं किया जा रहा है। देर किस बात की? दीपक झा जी। देखिए, गोबर रूपी भाजपा पार्टी के गोबर रूपी प्रवक्ता के मुंह से गोबर ही निकलेगा यहाँ पे बैठ के। अब मैं एक बात कहूंगा राम के लिए, इन्होंने राम के अस्तित्व की बात करी ना, मैं राम पर एक बात करूंगा, उल्टा नाम है जपते जग जाना, बाल अरे जो चुनावी हिंदू है, जो चुनावी हिंदू है, जो पारसी के बेटे हैं, पोते हैं, वो और क्रिश्चियन माओ जिनकी है, वो कैसे दत्तात्रेय गोत्र बता देते हैं चुनाव से पहले कैसे दत्तात्रेय गोत्र बता देते हैं? मैं पूछता हूं दीपक जी, और कितने बड़े हिंदू हैं आप? केवल चुनाव से पहले जनेऊ पहनने से हिंदू नहीं बन जाता है। मनोज जी देखिए, आप जब धारा प्रवाह बोल रहे थे तो बीच में दीपक झा जी नहीं आए थे। मनोज जी, मनोज जी एक मिनट, मनोज जी एक मिनट, पीसीआर मनोज जी को म्यूट कर दीजिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। दीपक बोलिए, आपका वक्त है।
दीपक आपकी आवाज जाएगी, आप बोलिए। कोसने के अलावा कोई काम नहीं है धन्यवाद। लोगों मैंने कहा एक मिनट मनोज जी, एक मिनट यार, एक मिनट रुक जाइए, कंप्लीट करिए दीपक। उल्टा नाम देखिए, वाल्मीकि ऋषि थे और राम और किसी को बोलने नहीं मरा मरा देते। बोलते थे और फिर ये वो ब्रह्मर्षि बहुत बन ही गए। तो राम की महिमा है कि आप लोकतंत्र राम में- बोलिए मरा बोलिए कैसे भी बोलिए। मैं दीपक जी, मेरा बहुत स्पेसिफिक, मनोज जी एक मिनट मुझे सवाल पूछ रही है, बहुत स्पेसिफिक सवाल आपसे है। नीतीश कुमार जी ने विपक्ष को एक करने के लिए राज्य गए, लोगों से मुलाकात करी, विपक्षी नेताओं से मिले, उनको कन्वेनर क्यों नहीं बनाया गया? क्या वो नाराज है? मेरा स्पेसिफिक सवाल है, आप इधर उधर चले जाते हैं। ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। पहली मीटिंग हुई, हमारे लोग मिले, दूसरा मीटिंग हुई, नाम बना, तीसरी मीटिंग होगी, कैसे चुनाव लड़ेंगे, कौन कन्वीनर होगा, कहाँ क्या प्लानिंग होगी, वो सारा का सारा 31 और 1 तारीख की मीटिंग से बाहर निकल आएंगे। जब मीटिंग होनी है, मीटिंग से पहले मैं आपको वो बातें बता नहीं सकता। मीटिंग में क्या निकल के आएगा सामने, वो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, फिर बैठ के सीट शेयरिंग का भी बता दीजिए, कन्वेनर भी बता दीजिए, और प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? ऐसा तो नहीं है जनवरी में केजरीवाल जी प्रधानमंत्री रहेंगे, फरवरी में राहुल गांधी जी रहेंगे, मार्च के अंदर ममता बनर्जी रहेंगी, ठीक है, अप्रैल के आनंद दुबे जी कुछ कह रहे हैं, दुबे जी जून के अंदर दुबे जी बोलिए। मनोज जी एक मिनट देखिए, दुबे जी का एक सवाल है आपसे। जून के अंदर मायावती जी रहेंगी, जुलाई के अंदर अखिलेश यादव रहेंगे, 12 महीने में 12 प्रधानमंत्री रहने वाले हैं क्या? हर महीने रोटेट होंगे क्या? बीजेपी को प्रवक्ता को अपने आपने आप को इच्छा चिंता शक्ति करिए। क्यों दे रखी है? इच्छा पावर क्यों दे रखा है? इन्हीं 12 लोगों की महीने वजह से में 12 प्रधानमंत्री रहेंगे क्या? संसद भवन में हर महीने में अच्छी एक रोटेट बहस होने नहीं वाला हो है। पाती। वो हमारे ये भारतीय जरा जनता बता पार्टी दीजिएगा। का चार चरित्र चेहरा हमारे बन पार्टी चुका है कि लोकतंत्र में किस प्रकार विपक्ष को दबाया जाए। आज आपके डिबेट में भी यही देखने को मिल रहा है। साथ ठीक है मनोज जी, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिए, सीमा जी के पास। सीमा जी, बीजेपी के प्रवक्ता मनोज जी पूछ रहे हैं बीजेपी कि साहब क्या जनवरी फरवरी मार्च के हिसाब से प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट होगा? कैंडिडेट बताइए ना, कौन है आपका कैंडिडेट नरेंद्र मोदी के खिलाफ? कैंडिडेट बता देंगे सर, कैंडिडेट इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। मैं यही बात कह रही हूँ कि देश के मुद्दे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसपे कि ये बात ही नहीं करना चाहते। प्रधानमंत्री बहुत काबिल लोग यहाँ पर हैं, जो इनका एक ये हमेशा से रहा है कि टीना फैक्टर है और कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। को आगे ले जाने का रोडमैप बताइए। अरे आप जो बैठक कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री का चेहरा चुनने के लिए कर रहे हैं, कन्वेनर कौन होगा उसके लिए आप चिंता कर रहे हैं। अभिषेक तिवारी जी, बीजेपी पूछ रही, बताइए साहब, क्या अरविंद केजरीवाल जनवरी में, फरवरी में राहुल गांधी, मार्च में नीतीश कुमार, क्या ऐसे सरकार चलेगी विपक्ष की? अभिषेक जी, उसका भी जो इनका ब्रांड मोदी वगैरह है, वो सारा गुब्बारा फूट चुका है। ब्रांड मोदी है, ये है, वहाँ पर क्या हुआ आपने देखा, और वही देश में होने वाला। ये सब बोलना है, this is not the wasting of the time। अरे बता दीजिए जनवरी में चेहरा कौन होगा, फरवरी में चेहरा दुबे जी चेहरा कौन होगा बताइए? विजय कुमार जी, चेहरा क्या अखिलेश यादव चेहरा होंगे विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के? जून में कौन होगा, कौन होगा? राहुल गांधी का नंबर भी आएगा कि नहीं आएगा? ये निश्चित रहिए, राहुल गांधी का नंबर भी आएगा कि नहीं दीपक दा जी? अरे आपके क्योंकि वो पास तो कोई 14 नहीं बार तो रीटेक लेकर के लॉन्च नहीं हो पाए। तो क्या कांग्रेस पार्टी को विपक्षी दल इतनी तवज्जो देंगे कि राहुल गांधी को 12 महीने में कहीं ना कहीं स्थान मिलेगा? 1 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनने का नहीं मिलेगा। लॉन्च नहीं हो पाया और ये सब। दीपक जी, क्या राहुल गांधी चेहरा होंगे विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के? भाजपा के पास मुद्दों पे बात करें, भाई भाजपा के मुद्दों पे बात करें। अरे इधर उधर की बात न कर, ये बता कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? हर महीने में एक नया चेहरा देंगे क्या? 12 महीने में 12 चेहरे। मैं पूछना चाहता हूं, मैं हमारे तो एक चेहरा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी एनडीए के चेहरा है, सर्वमान्य चेहरा है, एक ऐसे दूरदृष्टा चेहरा है, एक विजनरी लीडर है, एक मिशनरी लीडर है, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले हैं, समर्पित है, राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए निकले हुए हैं, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के लिए, लोगों के कल्याण की लगातार परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं। और मैं पूछता हूं कि आपका चेहरा कौन होगा? 12 महीने में 12 चेहरे। ठीक है विनय जी, मनोज जी एक मिनट, मनोज जी एक सवाल पूछ लेंगे, आप ही का सवाल पूछो।
और एक मिनट आ रहा हूँ, विनय जी आ मौका रहा हूं, दिया। दीपक जी के पास जा रहा Again and हूं। again दीपक जी, ये ये जो repeating चेहरे की लड़ाई है, 12 चेहरे, आज जब 12 जनता चेहरे। वोट देने के लिए निकलेगी 24 में, तो पूछेगी ना साहब चेहरा कौन सा है। क्या वो दिन चले गए जब आप कहते थे कि नहीं सामूहिक रूप से हम लड़ रहे हैं? अब तो जो राज्यों के भी चुनाव होते हैं अधिकतर आपको बताना पड़ता है कि साहब ये हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, आप जिताइए। तो जनता को जानने का अधिकार है कि नहीं कि अगर वो विपक्ष को, इंडिया को वोट दे तो प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा अगर जीतते हैं तो? आपने बहुत सही सवाल किया रजत भाई। भाजपा से पूछे इधर राजस्थान में देश के मुद्दे अरे का दीपक जी, सिर्फ एक बात बताइए कि 12 महीने में, वर्ष में 12 महीनों में राहुल गांधी को दिसंबर में लोग प्रधानमंत्री बना रहे हैं, 1 महीने के लिए, जनवरी में बना रहे हैं, जरा बता दीजिए उनको भी कंसीडर कर रहे हैं कि नहीं? आप तो कहते हैं हम सबसे पुरानी पार्टी है, गठबंधन में सबसे बड़ा दल है, आपकी हैसियत तो पता लगे कि आपके राहुल गांधी को चेहरा बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? देखिए रजत जी, साफ हो गया, इंडिया गठबंधन के यहाँ 6-6, 5-5 प्रवक्ता बैठे हुए हैं, किसी ने नहीं बताया कि कौन चेहरा होगा। तो इसीलिए कहता हूं कि तुष्टीकरण, वंशवाद और भ्रष्टाचार, ठीक है दुबे जी, आप बता दीजिए चेहरा कौन होगा प्रधानमंत्री पद का? मनोज जी बाल बाल ललकार रहे हैं, कह रहे साहब 5-5, 6-6 प्रवक्ता बैठे विपक्ष के, चेहरे पर कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। दुबे जी, रजत जी मैं वही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का 2 बार चेहरा देख के लोग, चेहरा कौन है? गोली भर भर के, जनवरी में कौन सा चेहरा है, फरवरी में कौन सा है? तो रुकिए, ऐसा चेहरा देंगे। भाई जी बताइए, राज ठाकरे को चेहरा बना रहे हैं, उद्धव ठाकरे को चेहरा बना रहे हैं शिवसेना से। जिस चेहरे का ऐसा अर्थ होगा कि लोगों का चेहरा होगा, 140 करोड़ लोगों का चेहरा होगा, रजत जी, इनकी हवा फिस हो गई है, आप दिल सिर्फ को चेहरे पे देखिए, चेहरा चेहरे लगा को लेने न से देखिए। गठबंधन मनोज जी सुन तो लें दिए, क्या बोल रहे हैं वो एक लाखों बार? को टूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, ये जो गाना है ना, चेहरे पे भारतीय चेहरे जनता लगा पार्टी लेने से से कुछ बदलता नहीं है, बैठता है। डीएनए ऐसे बदलेगा। पार्टी, ऐसे प्रवक्ताओं को लाकर आप इतनी अच्छी प्राइम डिबेट को क्यों आपने खराब कर दिया? रजत जी आप बताइए, इतना बढ़िया डिबेट रजत जी, आपका, चेहरा पूरा पूछने देश से सुनता देखिए है। कितने बिलबिला गए हैं। मनोज नाम के एक ऐसे इंडिया गठबंधन के 5-5 प्रवक्ता बैठे हुए कोई नहीं हैं, बिल्कुल अरे नहीं। एक अकेला सब पर भारी, 5 ठीक है, लोग पर भारी एक मिनट है रुकिए। क्या? अभिषेक जी बता रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार, मनोज जी एक मिनट, आम आदमी पार्टी बता रही है कि कौन होगा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। एक मिनट मनोज जी, एक मिनट मनोज जी, एक मिनट, एक मिनट, मनोज जी नहीं, मनोज जी नहीं, ऐसे नहीं होगा, रुक जाइए, अभिषेक के पास जाना। अभिषेक तिवारी जी आप बता रहे थे कौन होगा दावेदार, बताइए। रिकॉर्ड को आगे बढ़वाइए, रिकॉर्ड फंस गया उनका। धन्यवाद के पात्र हैं, आपको बधाई होना चाहिए। रजत जी, एक छोटे से कार्यकर्ता से 5-5 प्रवक्ता तो लड़ नहीं पा रहे हैं। परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी से कैसे लड़ोगे, जिन्होंने जीवन समर्पित कर दिया राष्ट्र के लिए, जिन्होंने जो परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं, वो जीते हैं तो केवल राष्ट्र के लिए। सब गुणगान शुरू हो गया। कैसे उनसे आप गौतम भाई के तो बिना नहीं। मनोज जी, अभिषेक जी से मेरा सवाल है और वो आपके ही सवाल का उत्तर दे रहे हैं। अगर आप मना कर दिए कि नहीं आपको उत्तर नहीं चाहिए, आपको धारा प्रवाह में बोलना है, बात खत्म हो जाए। सीमा जी आ रहा हूं एक मिनट, अभिषेक जी के पास। रजत जी हम लोग बोल सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मैम आपकी अलायंस पार्टनर आम आदमी पार्टी को वक्त दिया है बोलने के लिए, अभिषेक तिवारी जी को। देखिए ना, इनमें तालमेल देखिए, रजत जी इनका तालमेल भी देखिए, 2-2 प्रवक्ता, 3-3 प्रवक्ता एक साथ बोलते हैं, तो इनका बोलने में सामंजस्य नहीं है टीवी चैनल पर। तो देश चलाने में कैसा सामंजस्य होगा, गठबंधन को चलाने में कैसा सामंजस्य होगा? अब देखिए इनका आपस में सामंजस्य नहीं है, बताइए क्या तालमेल है रजत जी? होड़ मची हुई है एक दूसरे को नीचा दिखाने की, होड़ मची हुई है कि मेरा यूएसपी ज्यादा है, मेरा टीआरपी ज्यादा है, मेरी हैसियत ज्यादा है। अरे इनका आवाज नीचे 5 करिए, दलों के प्रवक्ता बैठे हैं, रजत भाई जवाब दे दलों के दीजिए। प्रवक्ता बैठे हैं, 5 दलों के प्रवक्ताओं में होड़ मची हुई है कि मेरी हैसियत बड़ी है, मेरी यूएसपी ज्यादा है, मेरी टीआरपी ज्यादा है। इनका 5 लोगों का टीवी चैनल पर ही सामंजस्य नहीं है, तो गठबंधन में कौन सा सामंजस्य देख रहे हैं? ठीक है, एक मिनट मनोज जी, एक मिनट मनोज जी, एक मिनट रुकिएगा, क्योंकि आपने एक मूलभूत सवाल उठाया है और आपका एक मिनट विनय जी आ रहा हूं सिंह साहब, एक बार दीपक झा जी के पास जाना। मनोज जी प्लीज इंटरप्ट मत करिए बीच में, एक मिनट रुकिए, आ रहा हूं सिंह साहब, एक बार दीपक झा जी के पास जाना है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। दीपक, मनोज कह रहे हैं कि साहब 5-5 प्रवक्ता है, नाम तो बताइए साहब कौन होगा?
अब राम पे और गोबर में मत जाइएगा, नाम बताइएगा। बीजेपी नाम पूछ रही है कि नाम बताइए कौन होगा, मोदी वर्सेस हुम। इनसे पूछिए राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है, इनसे पूछिए छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन है। पता अशोक गहलोत तो राजस्थान का मुख्यमंत्री, राज्य में भी है ना। आप अपने मुख्यमंत्री को नहीं जानते क्या? कौन है? आप अपने मुख्यमंत्री को नहीं जानते राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है? नहीं, वो पूछ रहे हैं कि कौन होगा राजस्थान में आपका उम्मीदवार, कौन होगा बताइए मुख्यमंत्री पद का। देखिए ऐसा है रजत जी, कहाँ से लाते हो रजत भाई, कहाँ से लाते हो? कितनी भारतीय जनता पार्टी के पास में एक से एक नेता है और भारतीय जनता पार्टी अगर तय कर लेगी तो उसी पर मोहर लग जाएगी। लेकिन मैं पूछता हूँ, वो तो पार्टी का कार्यकर्ता ही होगा। यहाँ तो ये हर पार्टियों का है, ये तो भानुमति का कुनबा है, ये भानुमति का कुनबा है। तो भानुमति के कुनबे में मैं पूछना चाहता हूँ कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा, कौन चेहरा होगा? सीमा जी सवाल वही है, आप भले ही इसको ना माने इस सवाल को। मनोज जी एक मिनट, सीमा जी कुछ कहना चाह रही, सीनियर सीमा जी। बीजेपी यही पूछ रही पिछले 10 मिनट से, बताइए चेहरा कौन है आपका 24 के लिए। पिछले 10 मिनट से नहीं पूछ रहे, मेरे ख्याल से पिछले आधे घंटे से केवल एक ही बात को लेके पूरे डिबेट को डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। मैं हम भी इनसे पूछते हैं, ये कभी मुद्दों की बात नहीं करते, मणिपुर के ऊपर ये नहीं बोलते कभी। ये ठीक है, ये एक बड़ा सवाल है, मुझे लगता है कि हमको 31 और 1 तक का इंतजार करना चाहिए। वक्त आज उनके ऊपर यही तक की इजाजत देता है। देश का सवाल में आप सभी मेहमान आए, बहुत शुक्रिया आपका। कोशिश ये थी कि समझे कि जो मायावती वाला नया दांव आया है, ये दांव क्या है, पहला। दूसरा, जो इंडिया की बैठक हो रही है, ये एक महत्वपूर्ण बैठक है, इस पर नजर हमारी रहेगी। देश के सवाल में आज के लिए इतना ही, देखते रहिए।